मैं आभारी हूं आपका। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, यूपीए राइट टू एजुकेशन लेके आई। आई सेड सो। यूपीए सरकार राइट टू एजुकेशन लेके आई थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आज 10 साल की सरकार तो चल चुकी केंद्र में, कितने प्रतिशत बच्चे अभी ऐसे हैं गरीबों के जिनको ये शिक्षा नहीं मिल रही है, जैसा यूपीए गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, राइट टू एजुकेशन कर दिया। क्या उस संख्या बताने की कृपा करेंगे? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। चूंकि आप सड़क परिवहन मंत्री हैं और इको फ्रेंडली काम करने की बात कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ संज्ञान लें। जो मैंने अभी 0R में कहा, जो 4 धाम योजना बन रही है, जो 100 किलोमीटर का स्ट्रेच आपका बचा हुआ है, जो इको सेंसिटिव जोन है, जो भागीरथी गंगोत्री उत्तरकाशी का, आपसे प्लीज़ संज्ञान लेने की रिक्वेस्ट है कि क्या उसका अगर चौड़ीकरण आप 10 से 12 मीटर ना भी करें तब भी रास्ते का आवागमन चलेगा। यही एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पे गंगा अपने प्राकृतिक रूप में बहती है, जिसके हम सब, जो हमारी राष्ट्रीय गंगा है। तो प्लीज़ क्या इसके लिए बीआरओ ने भी आपको, डिफेंस मिनिस्ट्री को, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को काफ़ी गुमराह किया है। मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूं कि क्या इसको नेचुरल इको सेंसिटिव जोन को बचाने के लिए आप इसका संज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। आपके द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि गवर्नमेंट कौन सी ऐसी व्यवस्था बना रही है कि जो इस तरह से अटैक होते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, सुनामी जैसे, या टेररिस्ट अटैक हो, जैसे 26/11 में हमारे मुंबई में हुए, तो गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही है जो लाइवलीहुड और हमारे जो लाइफ जाते हैं, जो जाने जाती है, जीवित हानि होती है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है? आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शून्य काल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसानों की जो दूषित पेयजल जो आ रहा है, उस संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ जो किसान हैं, आमजन हैं, दूषित पानी के कारण काफ़ी पीड़ित हैं। और मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर के संगरिया विधानसभा क्षेत्र रतनपुरा में समर्थन मूल्य और दूषित पानी के लिए आज भी किसान वहाँ धरना लगाए बैठा। तकरीबन 6 महीने हो गए। आदरणीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जो पेयजल आ रहा है वो 3 परियोजनाएं, भाखड़ा, गंग कैनाल, IGNP। पहली बात तो इन तीनों परियोजना में जो पानी चलना चाहिए, 18,000 क्यूसेक की नहर में मात्र 10,000 पानी चलता है। गंग कैनाल जो 2,500 क्यूसेक की नहर है, वहाँ मात्र 1,800 क्यूसेक पानी चल रहा है, वो भी दूषित पानी आ रहा है और पानी कम आ रहा है, जिसके कारण ना तो सिंचाई का काम पूरा हो पा रहा है, ना लोगों की, आमजन की जो समस्या दूषित पानी के कारण हमारे सामने खड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे दैनिक भास्कर के द्वारा गुरुग्राम फेयर लैब की तरफ से पिछले दिनों जांच करवाई गई। उस जांच में जो पानी में तय मानकों से कैंसरजनक तत्व ज़्यादा खतरनाक है। इस लैब के माध्यम से एल्युमिनियम जो 144 गुना अधिक है, गंदलापन 144 गुना से अधिक है, लोहा जिसकी मात्रा 5 गुना अधिक है, और इसी प्रकार से आयरन, निकेल, अन्य तरह के मैग्नीशियम जो घातक है हमारे लोगों में, कैंसर, लीवर, दुनिया तरह की बीमारियों से हमारे लोग ग्रस्त हैं, जिसमें 15 जिले इससे प्रभावित है। तकरीबन 2 करोड़ लोग भी प्रभावित हैं। माननीय, मैं कहना चाहूँगा कि इस पर गंभीरता से लें, क्योंकि पत्रिका ने भी सर्वे कराया। पत्रिका के सर्वे के बाद भी इस तरह की रिपोर्ट उजागर हुई। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसको गंभीरता से लें ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया चेयरमैन सर। सर, वाघा बॉर्डर ट्रेड जो बहुत पुराना अमृतसर से साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, लेकिन बालाकोट अटैक के बाद 200% कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद उसको बंद कर दिया गया, जो वाइबल नहीं रहा। सर, ये पुरातन ट्रेड है, क्योंकि हमारा सामाजिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर सभ्याचार एक है, और हमारे जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के लिए कम से 500 ट्रक डेली आते थे सर, लेकिन बालाकोट अटैक के बाद उसको बंद कर दिया गया। 10,000 लोग बेरोजगार हो गए। एक तरफ तो हम इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं सर, लेकिन जो
दिया गया। करीब सर जब व्यापार जब बंद हुआ, बहुत कुल्ली और बहुत ट्रक वाले, बहुत जो वर्कशॉप वाले सब बेरोजगार हो गए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, वाघा बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू करना चाहिए। सर आईसीबी बनी है 120 एकड़ में, 13 अप्रैल 2012 को उद्घाटन हुआ, क्योंकि सर अमृतसर और लाहौर का प्रांतीय रिश्ता है, ये व्यापार के केंद्र रहे हैं। वो अफगानिस्तान तक और यूएई तक व्यापार यहाँ से होता था। बंगाल और कलकत्ता के बीच जो रोड बनी है शेरशाह सूरी मार्ग, यह दर्शाती है कि पुरातन ये एक इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन सर सरकार ने इसको बंद कर दिया। 1965 और 1971 में भी जंग हुई, लेकिन ये व्यापार बंद नहीं हुए सर, उसके बाद भी शुरू हुए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है सर, प्लीज, हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं, और ये रोजगार जो वाघा बॉर्डर ट्रेड है इसको शुरू किया जाए और सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। 10,000 लोगों के श्रीमती रचना बैनर्जी जरूरत है सर, मेरी सरकार। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के मेरे लातूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में उदगीर एक अग्रणी सरकारी मिल्क पाउडर प्रोडक्शन यूनिट था, जिसका परिचालन पिछले कुछ सालों से बंद कर दिया गया है। विगत वर्षों में इस यूनिट को पुनः शुरू करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के पुनरुत्थान के लिए इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपे जाने के लिए केंद्र सरकार के पास काफ़ी समय पहले एक प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी थी और एनडीडीबी को इस पर आगे कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। मेंबर्स प्लीज टेक योर सीट। परंतु अभी तक एनडीडीबी की ओर से कागजात से बाहर धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बंद पड़े मिल्क पाउडर प्रोडक्शन यूनिट को व्यापक जनहित में पुनः चालू करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द इसे चालू करके वहां के किसानों को राहत दे। धन्यवाद। Thank you, Speaker, sir. The Odisha government has proposed to develop greenfield airports in 5 locations to boost intrastate and interstate civil aviation facilities, mainly catering to industrial hubs. Sir, Rayagada is a perfect candidate for setting up an airport given the number of industries it has, especially JK Paper Mill, IMFA, Utkal Alumina, Hindalco plant at Kansaragada, which is coming up, which is a new plant at Rayagada. Also, the Rayagada railway division is set to be operational very soon, making it a major railway junction. Sir, it's a potential tourist hub with Majigorani Temple, Chattikona, Meenachola, etc. It has 21 banks, autonomous educational institutions, ITIs and engineering colleges. A lot of people from Rayagada, they're settled abroad and they're working in blue chip companies, which can really be utilized for this airport tickets. Sir, on the availability of land, the Jaipur sugar mill is closed and around 500 acres of land is now available with the state government that can be leveraged for either airports or medical colleges. Would request the government to kindly consider the request to start air service from Rayagada at the earliest. At the same time, sir, the runway at Jaipur airport is only 1200 meters and we need to increase it to 2700 meters and the width from 30 to 45 meters so that it can be upgraded from 2C to 3C category. So I'd like to request the airport Dr. Shivaji Ministry to Bandappa. expedite the Jaipur airport request as well, sir. Thank you. Thank you, Chairman. Chairman, I would like to address a serious concern that affects the livelihood of numerous rubber farmers in our country. There are reports indicating that the government is considering implementing a maximum price limit or slab for natural rubber, which will have a far-reaching and devastating consequences for the farmers who depend on it for their survival. It is also learned rubber cultivation is crucial to the economy of several states, especially in Kerala, where many small and marginal farmers rely on it for their livelihood. These farmers already struggle with the fluctuating market prices and increasing production cost. It's important to note that up to this point, there has been no minimum support price for rubber in India. Instead of imposing a maximum price slab, the government should focus on establishing a fair and remunerative minimum support price for rubber. This should provide farmers with a guaranteed income and protect them from market fluctuations. Chairman, I urge the government to reconsider implementing a maximum price
and to engage with the stakeholders, including rubber farmer associations and industry experts, to develop a solution that support the interest of our rubber farmers. Thank you. Speaker, sir, for giving me this opportunity. Sir, I wish to bring an important issue regarding the new rule for admission in Kendriya Vidyalaya imposed by Education Department. Sir, Kendriya Vidyalayas were established with the purpose to support families of those employed under central and state who are frequently bound to get transfers during the course of their employment. Speaker, sir, until last academic year, it was going on smooth manner for all students. However, with the introduction of new rule imposed from March 2024 by Education Department, admission or transfers are allowed only if it is within permissible upper limits. Sir, earlier transfers were allowed over and above sanctioned strength of each classes. So with the imposition of new rule, children of paramilitary parents, army personnel, or of any government employees is unable to get admission at the new place of posting due to this new rule, which is affecting the education of the children as well as mental agony of the parents. I request the government to reinstate the old policy. Sir, the basic purpose of establishing the KVs were to help transferable government employees to have uniform school system and comfortable admission to their wards at the new place of posting. Therefore, this scheme should be completely withdrawn and the old provisions of the transfer policy should prevail. I am request the Honorable Minister would have a lenient view and restore the old transfer policy immediately. Thank you, sir. Opportunities are a few. They have to migrate to Tier 1 cities like Bengaluru. Such is a growing reality of many such Tier 2 and Tier 3 cities. With its low cost of living, good infrastructure, education ecosystem, and excellent connectivity, Davangere is an ideal destination for IT business. Decongesting the capital city and fostering balanced growth across the region is the need of the hour. My question to Honorable Minister is, has the government formulated a concrete strategy and effective environment policy for developing new IT hubs in the country? Will the government provide financial incentives to IT companies to get them set up IT hubs in the Tier 2 and Tier 3 cities? Thank you, sir. So my concern is, similar to the Smart City program, I would like the Minister and the Department to have a visionary initiative to attract companies and generate employment, which he already mentioned, but I want him to have some concrete plans and we'll definitely follow it up with the ministry. Thank you, sir.